नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अब से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार को मुखाग्नि दी गई। उनका अंतिम संस्कार संपन्न हो गया है और देश भर के बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे हैं। जन सैलाब उमड़ गया है। आज बाराबती में 10-12 किलोमीटर की उनकी शव यात्रा रही और जो विद्या प्रतिष्ठान है वहीं पे उनकी अंत्येष्टि हुई है। गृह मंत्री भी गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब भी पहुंचे और महाराष्ट्र के अ, बहुत सारे नेता जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी पहुंचे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी पहुंचे। तमाम लोग वहां पहुंचे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, सारे लोग पहुंचे हैं। लेकिन अब इसके आगे की बात होगी। कल मैंने आपको बताया था कि अ, सुश्री ममता बनर्जी ने एक सवाल उठाया था कि इतने बड़े नेता की इस हादसे में जो मौत हुई है, इस मौत का थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उन्होंने एक प्रकार से सवाल उठाया था ममता बनर्जी ने, और अखिलेश यादव ने उस इस सवाल को एक प्रकार से स्ट्रेंथन किया, मजबूती दी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी ममता दीदी डिमांड कर रही हैं वो ठीक बोल रही हैं और शंका व्यक्त की कि इसमें किसी प्रकार का फाउल प्ले है। लेकिन शरद पवार जी ने स्वयं आकर के किसी प्रकार के फाउल प्ले की बात को नकार दिया और शरद पवार ने कहा कि इस तरह की ओछी बात करना उचित नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने काफी अफसोस जताया, दुख जताया कि इस तरह की बात एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठी हुई मुख्यमंत्री कर रही हैं। थोड़ा वक्त का इंतजार कर लेती, थोड़ा धैर्य रखती। अगर कोई आशंका उनको व्यक्त करनी ही थी तो बहुत सारी चीजें अभी मिलनी बाकी हैं, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है प्लेन का ब्लैक बॉक्स। हालांकि जिसको आप ब्लैक बॉक्स कहते हैं वो असल में ब्लैक बॉक्स नहीं होता है। उसका रंग ब्लैक नहीं होता है, उसका रंग ऑरेंज होता है। येलो कलर का होता है, कहीं कहीं रेड होता है, लेकिन मोस्टली इसे ऑरेंज कलर का बनाया जाता है। इसको कहते क्या है, इस ब्लैक बॉक्स को नाम तो रखा गया है ब्लैक बॉक्स, लेकिन इसका जो असली नाम है वो नाम है CDR और दूसरा नाम है CVR। अब ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये ब्लैक बॉक्स ब्लैक नहीं होता है, ये ऑरेंज होता है। और ऑरेंज क्यों होता है ये भी आज हम आपको बताएंगे। और क्यों ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाए हैं उसके लिए इस ब्लैक बॉक्स की कितनी बड़ी भूमिका है। जब भी प्लेन क्रैश होते हैं अक्सर लोग इंतजार करते रहते हैं कि प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला कि नहीं। ये ब्लैक बॉक्स जैसा मैंने आपको बताया ये ऑरेंज होता है और इसमें दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसकी रिकॉर्डिंग्स होती है। और वो रिकॉर्डिंग्स कैसे ध्वस्त नहीं होता है, इसको कहते हैं FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड रिकॉर्डर कहते हैं FDR। और दूसरा होता है CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। एक तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। CVR को CSR भी कहते हैं कई कई कुछ जगहों पे, क्योंकि वो कॉकपिट साउंड रिकॉर्डर कहते हैं उसको। या तो वॉइस कह लीजिए या साउंड कह लीजिए, CSR कह लें या CVR कह लें। और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो होता है FDR। ये दोनों रिकॉर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस रिकॉर्ड्स को जिस इंस्ट्रूमेंट में स्टोर किया जाता है दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है, मैंने बताया आपको कि कलर इसका ऑरेंज है। और 1960 के बाद, 1960 के बाद ये ऑलमोस्ट हर कमर्शियल फ्लाइट में जरूर हो गया। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी आवश्यकता पड़ी कि क्यों फ्लाइट अगर कहीं पर अगर क्रैश करता है कोई एयरक्राफ्ट तो उसके बारे में
इन्वेस्टिगेशन में कोई मदद मिल सकती है, ऑन बोर्ड कुछ ऐसी चीजें रखी जा सकती हैं जो इन्वेस्टिगेशन में मदद पहुंचाए, और उसके बाद से इस टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया गया। ब्रिटेन में, अमेरिका में सबसे पहले तो ये फिनलैंड में बना, उसके बाद ब्रिटिश और अमेरिकी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको डेवलप किया है। तो बहुत सारी दुनिया भर की जो कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है। अब ये जो एफटीआर है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और सीवीआर है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इस दोनों में एक डिफरेंस है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है, वो फ्लाइट के ऊपर उसके डैशबोर्ड पे जो कुछ भी डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, उसका एटीसी के साथ जो बातचीत हो रही होती है, डिजिटल बातचीत जो हो रही होती है, सिग्नल्स जो उसको डिजिटल मिल रहे होते हैं, उस सब की रिकॉर्ड करती है ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको आप एफडीआर कहते हैं। और ये सिर्फ जो डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, बहुत सारे इमेजेस आते रहते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते रहते हैं, डिजिटल सिग्नल्स आते रहते हैं, उन सारे सिग्नल्स को वो एक डेटा के रूप में उसको रिकॉर्ड करता चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एफडीआर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और जो दूसरा रिकॉर्डर है, वो और इससे भी महत्वपूर्ण है, एफडीआर से भी महत्वपूर्ण है, जिसको आप सीवीआर कहते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं, या कॉकपिट साउंड रिकॉर्डर कहते हैं। अब ये क्या करती है, कॉकपिट में जो बातचीत हो रही है, या जो कुछ भी एम्बियंस में नॉइज आ रहा है, आवाज आ रही है, उस सब की रिकॉर्डिंग ये सीवीआर केयर करती है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर करती है। इसमें फ्लाइट जो असिस्टेंट हैं, क्रू मेंबर्स हैं, पायलट्स हैं, इन सब के बीच की जो आपसी बातचीत है, वो सब रिकॉर्ड होती है। और ऑडियो के जरिए अगर एटीसी से जो कांटेक्ट हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू फोन, माइक्रोफोन, उस सबको वो रिकॉर्ड करती है। ये जो सीवीआर है, ये एक साथ 4 ऑडियो इनपुट को ले सकता है। मतलब अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पायलट जो जो मेन पायलट है, जो सीनियर पायलट है, वो अगर कम्युनिकेशन कहीं पर कर रहा है तो सिर्फ उसी की रिकॉर्ड होगी, और जो जूनियर पायलट है या फर्स्ट ऑफिसर है, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अगर उनके पास भी माइक्रोफोन इंस्टॉल्ड है तो वो उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी। बल्कि कॉकपिट में जितने माइक्रोफोन्स हैं, और अगर सारे के सारे माइक्रोफोन्स ऑन है, सारे माइक्रोफोन्स पर जो ऑडियो आ रहा है, उस सारे ऑडियो को वो एक साथ 4 इनपुट वो एक साथ रिकॉर्ड कर सकता है। अब ये अगर मान लीजिए कि 4 माइक्रोफोन कॉकपिट में ऑपरेशनल है, तो कहीं से भी कोई भी एम्बियंस को वो कैच कर सकता है। जैसे कि अगर कॉकपिट का गेट खुलता है, तो कितने बजे खुला, कितनी बार खुला, पहली बार खुला तो उसकी आवाज हुई या नहीं हुई, अगर आवाज हुई तो कितनी आवाज हुई, ये सब रिकॉर्ड हो सकता है। अगर आप हास्य कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, या चुटकुले सुना रहे हैं, वो सारी बातें इसमें रिकॉर्ड होगी अगर माइक्रोफोन ऑन है तो। और अगर 4 ऑडियो इनपुट को, जब आप मान लीजिए कि एक इंस्ट्रूमेंट है तो 4 इनपुट, मतलब आप उसको 4, अगर माइक्रोफोन की आवाजें हैं तो एक साथ वो रिकॉर्ड कर सकती हैं। तो ये कॉकपिट के अंदर जो बाहरी एम्बियंस है, उसको रिकॉर्ड करती है। ना सिर्फ कॉकपिट के अंदर, बल्कि एयरक्राफ्ट के ऊपर भी अगर कहीं कुछ नॉइज है तो उसको भी वो रिकॉर्ड करते रहती है, जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर नहीं करती है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर सिर्फ जो इलेक्ट्रिकली, डिजिटली जो डेटा आ रहा है, जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, उसका अगर कोई सिग्नल जा रहा है, कोई मैसेजिंग हो रही है, वो सब रिकॉर्ड करेगा। लेकिन ऑडियो के रूप में जो है वो सीवीआर ही रिकॉर्ड करेगा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ही रिकॉर्ड करेगा। ये दोनों रिकॉर्डर आपस में अब उसको एक साथ ज्वाइंट करके सीवीडीआर भी कहते हैं, कॉकपिट वॉइस डेटा रिकॉर्डर भी कहते हैं, सीवीडीआर। ये भी एक, और ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही इंस्ट्रूमेंट में, ये दोनों अलग अलग जो इसके फीचर्स हैं, ये एक ही इंस्ट्रूमेंट में कैप्चर हो सकता है। और ये इंस्ट्रूमेंट कितना महत्वपूर्ण है और कितना ठोस है, जरा आप इसके बारे में सुन लीजिए। आप में से बहुत सारे दर्शकों को मालूम भी होगा इस सीवीडीआर के बारे में, या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के बारे में।
1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान के अगर इतना गर्म है तब भी ये जलेगा नहीं। 1800 के आसपास फ़ारेनहाइट पे भी ये नहीं जलेगा। और अगर ये किसी जल में, पानी में गिर जाता है, समुद्र में गिर जाता है, तो 6000 मीटर, लगभग 20,000 फीट गहरे तक ये सुरक्षित रह सकता है। और ये अब जो एडवांस्ड सीबीडीआर है या फ्लाई एफडीआर और सीबीआर है, अगर आप इंडिपेंडेंटली इसको देखें तो एफडीआर और सीबीआर, अगर ये 20,000 फीट गहरे पानी में भी 30 दिन तक अलाइव रह सकता है, 30 दिन तक उसमें कोई खराबी नहीं आ सकती है, और उसका जो बीकॉन है वो सिग्नल भेज सकता है। आप सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है। एक अगर मान लीजिए कि आग लग गई तो जिसमें कि परखचे उड़ जाते हैं, सब खाक हो जाता है, ह्यूमन बॉडी तो इंस्टेंट खाक हो जाता है, लेकिन जो बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या लोहे होते हैं या और जो एयरक्राफ्ट की जो सामग्रियां होती है वो फौरन जल के राख हो जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 1000 सेंटीग्रेड तापमान पर भी बरकरार रहेगा, बचा रहेगा। और ठीक इसी प्रकार से 1800 फ़ारेनहाइट जो कम होता है तो उस पे भी ये बचा रहेगा, और 20,000 फीट गहरे पानी में भी ये सिग्नल भेज सकता है। आप सोचिए ये ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स का इससे बड़ा और क्या नमूना हो सकता है। इतनी बड़ी दुर्घटना में भी कोई एक चीज अगर कंप्लीटली सुरक्षित रहती है तो वो है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स। और इसको ऑरेंज में पेंट किया गया है। अगर मान लीजिए कि इस पर राख लग भी जाए, आग लग जाती है तो इसके ऊपर ये काला हो जाएगा, लेकिन अंदर ऑरेंज बचेगा। इसका कलर भी डिसकलर नहीं होता है, वो बच जाता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स। और ब्लैक बॉक्स में सारे राज छिपे होते हैं। अब आपने ब्लैक बॉक्स के बारे में जानकारी ली, आप बहुत सारे दर्शकों को मालूम भी होगा कि ये ब्लैक बॉक्स कितना इंपॉर्टेंट है। अब यही सीबीडीआर जिसको आप कहते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और सीबीआर, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट मिल चुका है। अजित पवार के प्लेन के क्रैश का सारा राज इसमें छिपा हुआ है, सारा राज इसमें छिपा हुआ है। और अगर इसमें ज्यादा डिमांड हुई तो इस सारे राज को पब्लिक भी किया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ममता बनर्जी ने ये सवाल उठाए हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो किसी भी शंका को रूल आउट करने के लिए इसको पब्लिक करना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि प्लेन हुआ कैसे क्रैश, ये तो सीबीडीआर बता देगा। फाइनल रिजल्ट तो उनके पास मौजूद है, इसलिए इंक्वायरी में कोई परेशानी हो जाएगी ऐसा नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि ममता बनर्जी या अखिलेश यादव की तरफ से जो शंका व्यक्त की गई वो सारी शंकाएं रूल आउट हो जाएंगी, क्योंकि सीबीडीआर अब मिल गया है, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसमें सारे राज छिपे हुए हैं। इट इज ए मैटर ऑफ डेट। अभी कुछ देर पहले ही यह खबर आई है कि सीबीडीआर मिल चुका है और सीबीडीआर में सारे राज छिपे हुए हैं। लेकिन तत्काल जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 8:40 और 45-44 के बीच में क्या हुआ, इट इज ए मैटर ऑफ 30 सेकेंड, सिर्फ 30 सेकेंड का खेल हुआ है। और आखिरी जो एटीसी के तरफ से जो कंफर्मेशन हुआ है, जिस एयरपोर्ट पे, जिस एयर पट्टी पे ये क्रैश नहीं हुआ, एक प्रकार से एयर पट्टी पे तो पहुंचा ही नहीं, लेकिन जिस जगह पे ये क्रैश हुआ है उसको वन ऑफ दी डिफिकल्ट एयर पट्टी माना जा रहा है। इतना भी नहीं है कि वो पूरा डिफिकल्ट है, वहां पर लैंडिंग नहीं हो सकती है, लेकिन वहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं है, एडवांस सिस्टम लगा हुआ नहीं है। वहां ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए लोग वहां जाते हैं, फ्लाई करते हैं और चले जाते हैं, वो रेगुलर कमर्शियल हवाई अड्डा नहीं है। सिर्फ वहां पर जो एटीसी का एक एम्प्लॉय बैठा होता है, उसके पास एक छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे कि वो इसकी जानकारी दे सकता है कि
अभी का वेदर कैसा है, विजिबिलिटी क्या है, इसका ये कम्युनिकेशन वो पायलट के साथ कर सकता है, इससे अधिक नहीं। वहां से कोई एडवांस सिग्नल वो भेज दे और उसके बाद उस सिग्नल को वो रिसीव करे और वो सारा पैरामीटर्स उसको मिलता रहे, जो एटीसी जनरली, एटीसी जब कम्युनिकेशन करता है पायलट के साथ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो वो सिर्फ बात ही नहीं करता है, और भी बहुत सारी चीजें वो भेजते रहता है कि टेम्परेचर क्या है, अभी विजिबिलिटी क्या है, कितनी चौड़ी पट्टी है, लाइट की क्या सिचुएशन है, ये सारी बातें वहां पर वो अपने मैसेजिंग में वो डालते रहता है। इस तरह के न जाने कितने संदेश होते हैं जो एटीसी और पायलट के बीच में या फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में चलते रहता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में। तो ये इस प्रकार से ये एक एडवांस्ड एटीसी सेंटर बारामती का ये एयरपोर्ट नहीं था, नंबर वन। नंबर टू, ये कहा जा रहा है कि आखिरी समय में उनको कहा गया कि एक, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है एयर पट्टी, तो आप एक चक्कर ले लीजिए। चक्कर लिया उन्होंने, और दूसरी बार उन्होंने कहा कि हाँ मुझे दिखाई पड़ रहा है। 3000 मीटर का मतलब है 3 किलोमीटर की विजिबिलिटी। 3 किलोमीटर की विजिबिलिटी कम नहीं होती है। और ये कैसे आप कंफर्म कर रहे हैं? जो सीसीटीवी फुटेज आया है, वो सीसीटीवी फुटेज जो रिकॉर्ड कर रहा है उसमें क्लियर, जबकि सीसीटीवी इतना बहुत शानदार क्वालिटी का नहीं होता है, फिर भी एक एवरेज सीसीटीवी कैमरा वो रिकॉर्ड कर रहा है उस प्लेन के क्रैश होने की घटना का, और प्लेन जो टचडाउन की तरफ बढ़ रहा है उसको वो रिकॉर्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि वो उस एक बहुत बहुत ही एवरेज क्वालिटी कैमरा की भी विजिबिलिटी इतनी है कि वो विमान वहां से किलोमीटर से या बहुत दूर से भी जा रहा है, 500 मीटर से भी जा रहा है, तो उसको कैच कर रहा है। इसका मतलब ये जो कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी 3000 मीटर है, ये परफेक्ट है। विजिबिलिटी का कोई कोई गड़बड़ी नहीं है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये विमान, मैंने कल भी आपको बताया था कि इस कंपनी के सैकड़ों क्रैश हो चुके हैं। इटली में हो चुका है, यूएस में हो चुका है, कनाडा में हो चुका है, कई जगह कई देशों में इस कंपनी के विमान क्रैश हुए हैं। और कल मैं एक और चीज देख रहा था कि जब ये विमान क्रैश हुआ तो इस कंपनी का नाम आते ही जो फर्स्ट ऑफिसर है सांभवी पाठक, उनका उनका जो चाचा है, वो अपनी मां को फोन करके कहता है कि ये कंपनी जो लेजर लियर जेट विमान है वो क्रैश हुआ है, तो जरा पता करो। लियर जेट में ही वो एसएस जो सर्विस वेंचर कंपनी है यहाँ की, दिल्ली की, उसी में वो काम करती है, तो उसका पता करो कि संभवी कहीं किसी फ्लाइट को तो ऑपरेट नहीं कर रही है। और दुर्भाग्य देखिए कि संभवी उस फ्लाइट में मौजूद थी। मतलब संभवी के चाचा एप्रीहेंशन शो करते हैं और अपनी मां को फोन करके कहते हैं कि जल्दी से पता करो कि संभवी अभी कहाँ है। तो उनकी दादी ने फोन भी किया उनके पिताजी को, संभवी के पिताजी को, तो उन्होंने कहा कि हाँ संभवी मुंबई गई है। तब जब पता चला कि ये प्लेन क्रैश हुआ है, जरा पता करो, उसके बाद पता चला कि हाँ संभवी ही उस फ्लाइट को ऑपरेट कर रही थी अपने सीनियर फ्लाइट पर्सन सुमित कपूर के साथ। मतलब ये फर्स्ट ऑफिसर थी, और इन संभवी को 1500 किलोमीटर, 1500 घंटे का, 1500 घंटे का विमान उड़ाने का अनुभव है। और जो इनके सीनियर पायलट थे उनको आप सबको मालूम है, उनको 15,000 घंटे, सुमित कपूर को 15,000 घंटे विमान उड़ाने का उनको अनुभव था। तो इनको, इनके परिवार वालों को भी पता नहीं था कि संभवी कहां है। तो इसको कहते हैं कि उस कंपनी का जो क्रैश का जो हिस्ट्री है वो बहुत है, उसकी दुर्घटना का हिस्ट्री जो है वो बहुत है। मैंने कल ही बताया था कि 2021 में इसका प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद, फ्लाइट है या जो भी एयरक्राफ्ट क्रू में शामिल है, सर्विस में शामिल है, उसका सिर्फ मेंटेनेंस ये कंपनी करती है। और दिल्ली के जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कैप्टन सम सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं फ्लाइट बिल्कुल ठीक था। लेकिन एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ है। और टेक्निकल ग्लिच क्या है? जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी आ सकता है, स्ट्रक्चरल इसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि फ्लाइट का जो एयरक्राफ्ट है उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकता है कि आगे का कुछ पोर्शन हिल गया हो, या पीछे के पोर्शन में कोई खराबी आ गई हो, या आखिरी समय में जो कैप्टन है, पायलट है,
उनका नियंत्रण नहीं रहा हो या कहीं कुछ ना फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कुछ मिस हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं मिस होने के चांसेस बहुत कम हैं। मतलब वो पायलट की गलती को वो रूल आउट करते हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें स्ट्रक्चरल कोई ना कोई मिसहैपनिंग हुई है इस फ्लाइट के साथ, इस एयरक्राफ्ट के साथ। अब 18 से 20 मिनट में जब ये मुंबई से टेक ऑफ किया है, मुंबई टर्मिनल से, तो 18-20 मिनट के अंदर ये 41,000 50,000 तो कहना, मैंने कभी देख रहा था कि 50,000 क्रॉस कर गया था। 40,000 हाइट पे ये पहुंच गया था और अपने शेड्यूल टाइम से ये फ्लाई कर रहा था। पहली बार जो इनकी बातचीत हुई है वो लगभग 8:18 पर भी एटीसी से संपर्क है कि वो फ्लाई कर गया है। जो वो पुणे को रिलीज किया है, पुणे एटीसी ने रिलीज किया है कि वो अब आपसे इतने माइल की दूरी पर है। बाराबती को उन्होंने कम्युनिकेशन किया है। तो जो टाइमिंग थी 20-25 मिनट का फ्लाइट टाइम है, 256 किलोमीटर है मात्र मुंबई से बाराबती, बारामती जहां इनको पहुंचना था, मात्र 256 किलोमीटर। सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि अजित पवार सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से डरते थे तो वो हवाई यात्रा से डरते थे। और इस बात का उन्होंने जिक्र पिछले साल जुलाई में किया। और कैसे किया? ये भी कोई छुप करके नहीं किया, सार्वजनिक सभा में किया। अजित पवार और अभी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों एक साथ एक हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे थे। और जैसे ही वो बादलों से घिरे, मौसम खराब था, बहुत ही बादल था, तो जैसे ही वो बादलों के बीच छिपे, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पेट में एक प्रकार से खलबली मच गई। मतलब वहां महाराष्ट्र की भाषा में वो पेट में खलबली कह रहे थे। सही बात वो कहना चाह रहे थे कि उनका दिल कांपने लगा। मतलब वो कांपने लगे डर से और वो इधर उधर बहुत ही असहज हो गए फ्लाइट में। तो उनको मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दादा आप चिंता मत करिए, हम लोग बिल्कुल सुरक्षित उतर जाएंगे। इस बात का उन्होंने सार्वजनिक सभा में, अजित पवार ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है भाई जब मैं एयर यात्रा करता हूं, तो हवाई यात्रा करता हूं तो मुझे बहुत डर लगता है। आज नियति देखिए कि जिस बात से वो सबसे ज्यादा डर रहे थे, आखिर में नियति ने वही उनके साथ किया। और दो महत्वपूर्ण बातें हैं, कल से आप मीडिया में देख रहे होंगे, जो घड़ी से उनकी पहचान हुई। और घड़ी एनसीपी का चुनाव चिन्ह है, निशान है। ये भी एक संयोग है। अब नियति क्या क्या, एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति, सिर्फ अजित पवार नहीं, उनके साथ जो बाकी 4 लोग थे, वो जो अटेंडेंट हैं, माली जो जाधव हैं, सुमित कपूर हैं, सांभवी पाठक हैं, ये चारों जिंदगी एक प्रकार से खत्म हो गई। और चारों की जिंदगी प्रेशियस है हम सब के लिए। इसीलिए सिर्फ ये कह देना कि आ, जांच होनी चाहिए, जांच से अधिक महत्वपूर्ण है कि हवाई यात्रा कितनी सुरक्षित है। लोग कहते हैं कि जितनी यात्रा के मोड्स हैं, उसमें सबसे सुरक्षित अगर कुछ है तो वो हवाई यात्रा है। रोड यात्रा से, ट्रेन यात्रा से भी ज्यादा सुरक्षित है हवाई यात्रा। क्योंकि परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट जो है वो रोड एक्सीडेंट के बजाय कम है, रेल एक्सीडेंट के बजाय बहुत कम है। इसीलिए इस आधार पे लोग कहते हैं कि, और एक्सपर्ट भी बताते हैं कि यात्रा में जो सबसे फुल प्रूफ यात्रा है वो एयर यात्रा है, हवाई यात्रा है। तो अब हवाई यात्रा इतना फुल प्रूफ है, लेकिन अगर लगातार भारत में अभी पिछले 6 महीने में 2 बड़ी घटना हो गई। एक में हमने 300 लगभग 260 के करीब, 63 के करीब लोगों को खोया, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री थे। और देखिए नियति का ये क्रूर मजाक कि ठीक 6 महीने के बाद, 6-7 महीने के बाद एक दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनकी मौत हो गई। और एक और संयोग देखिए कि ये दोनों अगल बगल राज्य के थे, महाराष्ट्र और गुजरात के। तो ये जो क्रूर मजाक नियति कर रहा है, इस पर निश्चित रूप से ये संयोग है, इसे आप संयोग ही कह सकते हैं। लेकिन ये बात सच है
उसके बाद सीरीज ऑफ मिस हैपनिंग्स होना एक प्रकार से हो रही थी। कहीं पे एयर इंडिया का आपने देखा होगा कि व्हील खुल के चला गया, एक सिंगल व्हील पे मुंबई में लैंड किया फ्लाइट। ये सारी घटनाएं हुई हैं। अब हमको और आपको सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन को स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए। अगर इसमें स्ट्रक्चरल दोष है, कहीं फ्लाइट में किसी किसी भी कारण से अगर स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी हुई है, तो कैसे हुई, कैसे अलाउ किया गया। मैंने कल भी आपको कहा था कि लोग चर्चा कर रहे थे कि सरकारी फ्लाइट से क्यों नहीं गए। सरकारी फ्लाइट से वो उड़ते थे, वहां एक नियम में परिवर्तन हो गया है ऑलरेडी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी सरकार की जो एयरबस है उससे आप जा सकते हैं, जो जो छोटी एयरक्राफ्ट है उससे जो यात्रा करते हैं, जनरली मुख्यमंत्री करते हैं, गवर्नर करते हैं, तो उससे डिप्टी सीएम भी जा सकते हैं। लेकिन ये इनका एक निजी कार्यक्रम था, इसीलिए इन्होंने निजी एयरक्राफ्ट को चुना था। और बहुत सारे कॉरपोरेट घराने इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल दोष है, अब ब्लैक बॉक्स आ गया है, ब्लैक बॉक्स से सारे राज खुल जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आरोप प्रत्यारोप या इस तरह के अनर्गल आरोप जब आप लगाते हैं, तो ये बेहद दुखद है। इस तरह के आरोप सार्वजनिक रूप से लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी इंसान इस हद तक नीचे गिर सकता है कि किसी की मृत्यु के लिए इस तरह से साजिश करेगा। तो ये निश्चित रूप से ये गलत बयानी है। इंतजार कीजिए, ब्लैक बॉक्स आ गया है और 1-2 दिन के अंदर में ही सारे राज आपके सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।